सबलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं नई शिक्षा नीति 2020 की। तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आपने अभी तक काफ़ी कुछ सुना होगा। आज हम जो भी चर्चा करेंगे वो उनके प्रमुख बिंदुओं पर करेंगे कि क्या चेंजिंग आएगी इस बार, और ख़ास बात ये भी है कि आप किस तरीके से इसको देखते हैं। तो जो भी आज हम महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे वो तो आप देखेंगे ही। साथ में मैं ये एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने इस जो भी हमारी शिक्षा नीति आई है इसको किस विचार से देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपने विचार दे सकते हैं, और अगर आप कुछ विशेष विचार रखते हैं तो सबलाइन क्लासेस के व्हाट्सएप नंबर पे भी आप अपने विचारों को भेज सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो भी विचार होंगे, आने वाले जो भी वीडियोज़ होंगे, उसमें मैं उन विचारों पर भी चर्चा ज़रूर करूँगा, क्योंकि आज सिर्फ प्रमुख बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। जो भी छोटी बातें हैं उनके लिए हम अलग अलग वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि सारी बातें यहाँ पर होना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। तो चलिए, फिलहाल कोई विचार हो आपके पास तो ज़रूर भेजिएगा, ताकि हम उनको प्रमुखता से अपने जो भी वीडियोस हैं उसमें ला सकें और आपकी बात भी सामने आए, क्योंकि बहुत से विचार होते हैं वो आते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो हम कहीं ना कहीं उसको सोशल मीडिया पे रखते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचना चाहिए तो ज़रूर भेजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की। तो 29 जुलाई 2020 को भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा में होगी, और देश में सबसे पहली शिक्षा नीति इंदिरा गांधी के द्वारा 1968 में शुरू की गई थी। तो आप देख रहे हैं कि जो 1968 में पहली शिक्षा नीति आई थी स्वतंत्रता के बाद, तो उस हिसाब से अभी तक 3 आ चुकी हैं। तो पहली है 1968 में, जो कि आप कोठारी आयोग के नाम से इसको जानते हैं। 1966-68 लिखा जाता है, जिसमें DS कोठारी जो थे वो अध्यक्ष थे। इस पर मेरा एक विशेष वीडियो है, आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया है, तो मैं इसका लिंक दे दूंगा। अगर आपको लगे कि हाँ उसको देखना चाहिए तो आप ज़रूर देखिएगा। 1968 में DS कोठारी की अध्यक्षता में आयोग जो बना था, उसमें इंदिरा गांधी उसमें प्रधानमंत्री थी। तो वो पहली शिक्षा नीति थी स्वतंत्रता के बाद। उसके बाद 1986, जबकि राजीव गांधी थे और वो दूसरी शिक्षा नीति बनी थी, लेकिन कुछ चेंजिंग उसमें करवानी पड़ी थी, क्योंकि कुछ चेंजिंग जो थी आने वाली सरकार को नहीं समझ में आई कि ये चीज़ें और नहीं जोड़ी गई हैं, या जो भी था उसको लाया गया। और 1986 के बजाय 1992 में उसका रिवीजन हुआ था। तब 1992 में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। तो इस तरीके से 3 प्रधानमंत्रियों के बाद जो शिक्षा नीति है वो अब आई है 2020 में, तीसरी शिक्षा नीति, जो काफ़ी ज़्यादा समय के बाद आई है। तो अब आपको क्या लगता है कि 2 शिक्षा नीतियों में कितनी कमी थी, कितने अच्छे काम हुए थे जो अच्छे से लागू नहीं हो पाए? तो कुछ लोगों का कहना है कि क्या पुरानी शिक्षा नीति को हम व्यवस्थित नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन शायद जो आज की सोच है वो ये सोच रही है कि कहीं ना कहीं पूरे बदलाव की ज़रूरत है। लेकिन पूरे बदलाव को किस तरीके से लॉन्च होना चाहिए? सिर्फ नियम ही बनते रहेंगे या उनको लॉन्च भी किया जाएगा? नियमों का अगर पालन नहीं हो रहा है तब क्या होगा? सबसे कमी यहाँ पर शिक्षा में दिखाई देती है, जब हम नियमों की बात करते हैं कि ये नियम है, लेकिन नियमों का पालन नहीं होता है तो उसकी सुनवाई कहीं भी देखी नहीं जाती है। चाहे हम उच्च स्तर की बात कर लें, चाहे निम्न स्तर की बात कर लें, तो उसमें जो एक कमियां हैं उसको दूर क्यों नहीं किया जा रहा है? इस पर तो खैर मेरे पास भी बहुत सारे विचार हैं, लोगों के पास भी बहुत सारे विचार हैं, लेकिन कमियों को दूर जब तक नहीं किया जाएगा तब तक कितनी भी शिक्षा नीतियां आ जाएं वो सिर्फ नीतियां ही रह जाएंगी, सिर्फ बातें रह जाएंगी, और हो सकता है आपके लिए क्वेश्चन बढ़ जाएं और कुछ नहीं हो सकता। खैर, शिक्षा नीति पे बात करते हैं। तो 2020 जो आई है 2020 में हमारी नई शिक्षा नीति, तो ये आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय पर। तो चलिए, तो ये 3 शिक्षा नीतियों को आप अच्छे से देख लीजिएगा कि कौन कौन शिक्षा नीतियां किस किस समय पर आई हैं। वैसे मैं 1968 और 1986 दोनों पर वीडियो बना चुका हूं, दोनों का लिंक आपको दे दूंगा। 2020 में भी कई मुद्दे आएंगे जिस पे हम वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल आज प्रमुख बातें हैं, उनको ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है।
स्कूल का पाठ्यक्रम किस तरीके से चेंज किया गया है, ये बहुत बड़ी जरूरी है। अभी तक जो चल रहा था, जिसको हम 12th कहते थे, कक्षा 12 कहते थे, तो 10+2 का कॉन्सेप्ट लेकर चलते थे। अब एक नया कॉन्सेप्ट आया है 5+3+3+4। इसको याद रखना है आपको, क्योंकि ये अब आने वाले एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाएगा कि अब जो नई शिक्षा नीति आई है उस पाठ्यक्रम को किस तरीके से व्यवस्थित किया गया है। तो इस पर नया वीडियो हम जरूर बनाएंगे कि ये 10+2 क्या है और 5+3 जो 3-3-4 दिया गया है किस तरीके से बंटवारा किया जाए। फिलहाल ये याद रखिएगा कि नया जो पाठ्यक्रम है वो कुछ इस तरीके से बांटा जाएगा, क्लास 5th को, फिर 3 और फिर 4। उसके बाद नया पाठ्यक्रम की जो संरचना लागू होगी वो कुछ इस तरीके से लागू होगी, ये जो 3 से 8 है और फिर 8 से 11 है, फिर 11 से 14 है, फिर 14 से 18 है। तो ये उम्र बताई गई है कि जो कक्षा 5 तक जो बच्चे होंगे उनकी उम्र क्या होनी चाहिए। अब जो नया कॉन्सेप्ट आएगा उसमें आएगी 3 से 18 वर्ष तक की निःशुल्क शिक्षा का कॉन्सेप्ट आएगा। अच्छी बात है, दायरा बढ़ना चाहिए, सोच बढ़नी चाहिए कि किस तरीके से बच्चे आज कक्षा 3 जो है वो भी कहीं ना, माफ कीजिएगा, जो उम्र है जो 3 की, वहीं से कहीं ना कहीं बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है। उसकी जो परवरिश है वो 3 से शुरू हो जाती है। तो आप देख रहे होंगे जो छोटी क्लासेस थी उससे भी पहले जो शिक्षा होती थी, जिसको जो हम प्री नर्सरी कहते हैं, कहीं ना कहीं वो आंगनबाड़ी के रूप में शामिल थी। उसको भी व्यवस्थित किया गया है इस नई शिक्षा नीति में। नई एजुकेशन पॉलिसी में उन शिक्षकों पर ध्यान दिया गया है जो स्थानीय होते हैं। स्थानीय का मतलब जो जहां रहते हैं उनकी भाषा। देखिए, हर प्रदेश में, हर जिले में, और मैं तो कहूँगा जिलों में भी जब आप 4-5 गांव क्रॉस कर जाइए तो उनकी भी कहीं ना कहीं लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो जो जितना स्थानीय है, अगर वो भाषा के रूप में बच्चों को ज्ञान मिलेगा, खास तौर से जो कक्षा 5 तक पढ़ते हैं उनको मातृभाषा के रूप में पढ़ाया जाए, ताकि उनको कम से कम पढ़ाने के रूप में, अगर बाहर से शिक्षक आता है और उसकी बोली उसको समझ में नहीं आ रही है तो फिर कैसे होगा। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश कितना बड़ा प्रदेश है, हिंदी को ही हमने कितने भागों में बांट रखा है। पश्चिमी रूप में अलग बोला जाता है, पूर्वी रूप में अलग बोला जाता है, और उसमें कहीं ना कहीं गांव में जो बच्चे रहते हैं उनकी मातृभाषा को लेकर काफी दिक्कत आती है। तो ये भी एक नया कॉन्सेप्ट अगर बनता है कि जो स्थानीय है, कम से कम उस जिले का है, तो उसको वो भाषा जो है मिल ले, ताकि आप कभी भी किसी गांव में जाइए, देखिए काफी डिफरेंस होता है लोगों की भाषा में। तो ये भी एक अच्छा मोड़ दिया गया है यहाँ पर। इस आगे दिया है कि इससे छात्र और शिक्षक का अनुपात सुनिश्चित किया जा सकेगा। नई प्रणाली में 3 साल की जो है आंगनबाड़ी और प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी, और अब 5वीं कक्षा तक शिक्षा मातृभाषा में होगी। तो जो भी कॉन्सेप्ट है कि मातृभाषा मतलब जो भी आपका, जहां आप रहते हैं, जिस क्षेत्र में आपने जन्म लिया है, वहां जो भी भाषा बोली जाती है वो कक्षा 5 तक उन पर थोपी नहीं जाएगी दूसरी भाषा, उसी भाषा में उनको ज्ञान मिलेगा। नई शिक्षा नीति का मसौदा पूर्व इसरो प्रमुख कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता के विशेषज्ञों की एक समिति ने तैयार किया है, इसीलिए इसको कस्तूरी रंगन समिति कहते हैं। और ये अब याद रखना है, इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, कस्तूरी रंगन समिति क्या है, कब बनी, क्यों बनी। और खास बात ये यहाँ याद रखना है कि ये इसरो के प्रमुख भी रह चुके हैं। तो अच्छी बातें हैं, यहाँ पे कई क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों को एक बार देख लेंगे तो शायद आपको आराम रहेगी। आगे कॉन्सेप्ट आपके बन सकते हैं कि छोटी छोटी बातें हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर MOE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि शिक्षा मंत्रालय किस मंत्रालय का नया नाम है। MHRD का नया नाम है, यानी कि जो इससे पहले था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्री। तो यहाँ पर 2 प्रश्न अच्छे बन रहे हैं कि कौन सी समिति थी और शिक्षा मंत्रालय किसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय बन चुका है। आगे बात करते हैं नई शिक्षा नीति 2020 को शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च किया जाएगा, जो अभी तक लगभग 4.43% है। देखिए लिखा तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से कोई खर्चा हो रहा था, और खर्चा हो रहा था तो अगर 4.43 भी था तो बहुत कम नहीं था, काफी हो GDP का 4.43% खर्च करना। लेकिन
अब 6% खर्च होगा, अच्छी बात है, लेकिन वही बात है, खर्च होने के बाद इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि आखिर आप खर्च कर रहे हो, क्यों खर्च हो रहा है, कहाँ पर खर्च हो रहा है, शिक्षा किस रूप में आगे बढ़ेगी। अब खर्च तो हो रहा है, अगर आप कोई घर बनवाइए उसमें खूब सारा खर्च कर दीजिए और उसका कोई मतलब ना निकले तो फिर उस खर्चे का क्या मतलब हो। आप किसी चीज को बर्बाद मत करिए, आपको वो व्यवस्थित करके प्रस्तुत करना है। अब कौन सी सुनवाई होगी कौन सी नहीं, तो मैं चाहता हूं कि एक पॉइंट और बढ़े कम से कम, कि कोई भी अगर समस्या आती है तो इसका एक पोर्टल होना चाहिए, ताकि उस पर नहीं डेली तो कम से कम महीने में एक बार सुनवाई जरूर हो कि जो लोगों ने भेजा है, जो समस्याएं भेजी हैं उस पर उसका निवारण होना चाहिए। अगर हम आज के ज़माने में भी पोर्टल नहीं बना सकते, लोगों की सुनवाई जो भी समस्याएं हैं, कम से कम बड़ी समस्याओं को तो दूर करना चाहिए। अब एक शिक्षक है, एक छात्र है, उसके पाठ्यक्रम है, उससे संबंधित समस्याओं को दूर नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए कहीं शिक्षक ही नहीं है और हम कह रहे हैं नहीं वहाँ के लोग डेवलप क्यों नहीं कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं नहीं यहाँ तो शिक्षक है नहीं, आप उस चीज़ को फिर से दोहराते हैं, हाँ वहाँ के लोग डेवलप नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके की बातों को इग्नोर कर देना और सिर्फ खर्चों को बढ़ा देना कि हाँ भाई खर्चा और कर दो, तो खर्चा किस चीज़ पे आप कर रहे हैं। जब मेन चीज़ें ही नहीं होंगी तो खर्चा आप कितना भी कर लो उसका कोई भी लाभ नहीं मिल पाएगा। आगे चलते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, मैंने बता ही दिया था। रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के नए शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। मतलब अभी तक जो MHRD था ना, तो वो कौन मंत्रालय के थे, मानव संसाधन विकास मंत्री थे, अब वो शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। ठीक है, तो वो एक हिसाब से वो पहले शिक्षा मंत्री हो जाएंगे रमेश पोखरियाल निशंक, क्योंकि अभी तक तो जो मंत्री होते थे वो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री होते थे, विकास मंत्री होते थे। इससे पहले जो अगर बात करें 6% की यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट हैं कि इससे पहले 4.43 रहा, ऐसा नहीं है, किसी किसी में कम भी रहा। कोठारी आयोग ने कहा भी था कि 4.43 से ऊपर होना है, 6% होना चाहिए, लेकिन उस समय भी नहीं हुआ, इस समय भी नहीं हुआ। अब कह दिया गया है 6%, तो वो 6% हो सकता है इस बार से लागू हो जाए, क्योंकि अभी तक जो समिति ये बनी है कि कस्तूरी रंगन, उसने अपने मसौदा जो है प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन लागू होने में मुझे नहीं लगता कि एकदम से सब कुछ लागू हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा एक चेंज है। एकदम से लागू करना, 6% खर्च कर देना, मुझे नहीं लगता इतना आसान होगा। लेकिन क्या होता है किस तरीके से, क्योंकि अभी तक मैंने किसी न्यूज़पेपर में देखा था कि जल्द से जल्द 75% जो बनी है ये हमारी नीति, उसको लागू कर दिया जाएगा। अब क्या चीज़ लागू करते हैं, पहले किस यूनिवर्सिटी पे करते हैं, किस प्रदेश में करते हैं, ये देखने वाली चीज़ होगी। लॉ और मेडिकल कॉलेज को छोड़कर समस्त शिक्षा के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग यानी कि HECI का गठन किया गया जाएगा, और अर्थात उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर होगा और उच्च शिक्षा में लगभग 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। अच्छी बात है, सीटें जुड़नी चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम खाली रह जाएं और सीटें भर जाएं, नहीं, मौका सबको मिलना चाहिए। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि एकल निकाय होगा, लेकिन एकल निकाय पे काफ़ी लोड बढ़ जाएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि एकल निकाय होने के कारण वो सही से रेगुलेट ना कर पाए। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें जो भी नीति निवारण वाले लोग हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर तो क्यों ऐसा हुआ है, ये बात मुझे अभी तक नहीं पता चली कि आखिर लॉ और मेडिकल को ही क्यों छोड़ दिया, इसमें इंजीनियरिंग को भी शामिल क्यों नहीं किया गया। तो इतनी सी बात आ रही है, हो सकता है इसको आगे अच्छे से समझाया जाए या पूरा एक्सप्लेनेशन सामने आए, तब पता चल जाएगा। ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है। तो मतलब वर्चुअल लैब का मतलब ऑनलाइन कोई ना कोई आपके लिए व्यवस्था की जाएगी, जिसमें आपको पता चल सके कि उस चीज़ का पाठ्यक्रम कैसा है और क्या चीज़ इसमें होनी चाहिए, क्या ऐड होना चाहिए, क्या निकाल देना चाहिए। आगे है 23 यानी कि 2030 तक उच्च शिक्षा में लगभग सकल नामांकन अनुपात, जिसको GER कहते हैं, ग्रॉस एनवायरमेंट रेशियो, एनरोलमेंट रेशियो, 50% पहुंचाने का लक्ष्य है। मतलब अभी तक 50% नहीं है, तो उसमें बताया गया है कि 2018 में एनरोलमेंट जो था वो 26.3% ही था, तो इसको भी बढ़ाना है 2030 तक। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम के 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने पर सर्टिफिकेट
2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 या 4 साल के बाद जो भी पढ़ाई छोड़ेगा उसको डिग्री मिल जाएगी। इससे देश में ड्रॉप आउट रेशियो कम होगा। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई कोर्स करने जाते हैं और 1 साल गए, मतलब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब ये चीज़ मैंने क्या कर ली, मुझे तो इसमें इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने पढ़ लिया है, तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको कि भाई आप आए थे, आपने एडमिशन लिया था। अगर थोड़ा और रुक गए तो डिप्लोमा मिल जाएगा, और अगर आपने पूरा कर लिया तो डिग्री मिल ही जाएगी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि जिस चीज़ का आपको नॉलेज थोड़ा बहुत है तो उसके बारे में आपको कुछ तो मिलेगा। अभी तक मान लीजिए आपने कई कोर्स किए, बीच में 2-3 बार छोड़ दिए, तो उससे दिक्कतें ये थी कि आपको ज़ीरो नॉलेज मान के आपको साइड में कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बस ये चीज़ है कि इस चीज़ का बेनिफिट कितना हो सकेगा, कितना नुकसान होगा, इस चीज़ के बारे में भी जानना ज़रूरी रहेगा आगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट के लिए अलग अलग नियम हैं अभी तक, लेकिन एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसमें ये बात बताई जाएगी कि सबके लिए नियम समान होंगे। ये नहीं कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, आप डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं तो आप अपने तरीके से करेंगे। आपने यूनिवर्सिटी खोली है, इंडिया में यूनिवर्सिटी है, तो आपको वही रूल फॉलो करने होंगे जो कहेगा HECI, जो क्योंकि अब हायर एजुकेशन के लिए अलग डिपार्टमेंट बनेगा। देश में शोध और अनुसंधान यानी कि रिसर्च के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पे एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनेगा, जिसको NRF कहा जाएगा। और NRF की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ये होगा कि विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी में शोध की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए। मतलब रिसर्च जो है कहीं ना कहीं अभी स्लो दिखाई दे रहा है अपने देश में। आप देखिए कि कितनी भी पढ़ाई हो, कितनी भी डिग्री हो, लेकिन रिसर्च के मामले में काफ़ी पीछे चल रहे हैं हम लोग। कोई भी शोध के रूप में आप देखते हैं तो दूसरे देशों का नाम आता है। तो शोध की जो एक प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं, कल्चर जो है वो रुका हुआ है, और होता भी है तो फिर उसको लोग खेल बना लेते हैं कि नहीं चलो ठीक है, हो रहा है, कोई बात नहीं, इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शोध को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें शोध को बढ़ावा मिलना चाहिए, और कहीं ना कहीं उसके लिए नियम थोड़े और कठिन होने चाहिए, और जिस तरीके से अभी तक हो रहा है उसमें ज़रूर बदलाव होना चाहिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों की भर्ती पर फोकस किया गया है। ये तो बड़ी अजीब सी बात है, अभी तक तो किया नहीं गया था, अब की देखते हैं क्या होता है। तो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा, अगर जो आप एजुकेशन से संबंधित हैं तो आप देखते हैं शिक्षकों की भर्ती में कहीं ना कहीं घोटाले दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमियां दिख रही हैं। और एक जो सबसे बड़ी कमी है, मैं इसको अगले वीडियो में किसी न किसी में जरूर लाऊंगा, कि एक मनोवृत्ति होती है। अगर आप साइकोलॉजी की बात करें, शिक्षक बनना अब सिर्फ एक ऐसा क्राइटेरिया हो गया है कि बस शिक्षक बन जाओ तो सैलरी मिल जाएगी, लेकिन शिक्षकों के अंदर एक शिक्षकों वाले जो गुण हैं वो नहीं है। मतलब वो पढ़ाने का जो एक अंदर से उत्साह होता है वो नहीं है, सिर्फ एक रोजगार के रूप में इसको देखा जा रहा है। अच्छी बात है, रोजगार होना चाहिए, लेकिन आपके अंदर वो प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। खैर, इसको मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम कोई ना कोई एक तरीका जरूर निकाला जा सकता है कि कुछ उत्साहित लोगों को भी दी जाए नौकरी, जो पढ़ाना चाहते हैं किसी न किसी रूप में, जो आजकल किसी न किसी यूट्यूब चैनल पे तो मिल जाते हैं, लेकिन उनको किसी अच्छे स्तर पे मौका नहीं मिल पाता है। खैर, अब शिक्षकों की भर्ती पे किस तरीके का फोकस किया जाएगा? सबसे पहले उन क्षेत्रों के शिक्षकों की भर्ती की जाएगी जहां छात्र और शिक्षक का अनुपात कम है, और जो इलाके शिक्षा से वंचित हैं, जहां शिक्षा की दर कम है। यहाँ पे गलत हो गया है, जहां शिक्षा की दर कम है। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों का जो एक क्राइटेरिया चल रहा है उसमें सिर्फ नियम बनते मुझे दिखाई देते हैं, उस पर भी कोई फोकस नहीं दिखाई देता है। आप चाहे किसी भी कॉलेज में चले जाइए, खासतौर से उच्च शिक्षा संस्थाओं में, चीज़ें दिखती हैं लेकिन टीचर नहीं दिखते हैं। हो सकता है कोई क्राइटेरिया पूरा हो चुका होता है, लेकिन टीचर नहीं दिख रहे हैं, तो क्राइटेरिया किस तरीके से पूरा हो जाता है मुझे नहीं पता। खैर, इस पर भी आप लोग अगर मेरा वीडियो यहाँ पर देख रहे हैं तो जरूर बताइएगा कि आखिर कहाँ पर कमी है और कहाँ पर उसकी पूर्ति होनी चाहिए। इस नीति में छात्र शिक्षक अनुपात पर बल दिया गया है। हर स्कूल में छात्र शिक्षक 30:1, और उन स्कूलों में जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्र हैं वहां शिक्षक और छात्र का अनुपात 25:1 तय किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक
जो स्टूडेंट शोध के क्षेत्र में यानी कि रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उन्हें 4 साल की डिग्री प्रोग्राम करनी पड़ेगी, और जिन्हें नौकरी के क्षेत्र में जाना है उन्हें मात्र 3 साल ही डिग्री लेनी पड़ेगी। वैसे तो नॉर्मली 3 साल की होती है, लेकिन कुछ प्रोफेशनल एरिया होते हैं वहां पर 4 साल की डिग्री होती है। अब इसको भी वो किस तरीके से कैटेगराइज करेंगे ये आगे देखा जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक संस्थान 5 साल का बैचलर और मास्टर प्रोग्राम ऑफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर संभावना जता दी गई है कि ऐसा हो सकता है। किस तरीके से होगा ये अलग अलग कोर्सेस में अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा आपको, जिसमें 4 साल की डिग्री प्रोग्राम और फिर मास्टर प्रोग्राम करने के बाद सीधे पीएचडी भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 5 साल का बैचलर मास्टर कर सकते हैं तो उसमें आपको मौका नहीं दिया जाएगा पीएचडी का। इनका कहना है कि 4 साल के बाद जब आप फिर मास्टर प्रोग्राम करेंगे अलग से तो आप पीएचडी कर सकते हैं। तब इसका काफ़ी लीपापोती होने वाली है। अगर हम लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे तो काफ़ी दिक्कतें आएंगी। तो इसको कहीं ना कहीं और साफ तरीके से प्रस्तुत करना होगा, और हर चीज़ को जहां भी मुझे मौका मिलेगा ये सब बताने का कि किस तरीके से पीएचडी होगी, किस तरीके से आप मास्टर्स कर सकते हैं, जहां भी कुछ भी मिलेगा छोटा मोटा टॉपिक हम उसको आपके सामने लेकर आएंगे। तो फिलहाल आज का हमारा जो टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है। मोटी मोटे बातों पे हमने जो भी चर्चाएं की हैं, और साथ में आपका क्या व्यू है ज़रूर बताइएगा। हमने स्टार्टिंग में नंबर दे दिया है आपको, और किस तरीके से आप इस शिक्षा नीति को देखते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, व्हाट्सएप करिए, और आगे आने वाले जो भी वीडियोस होंगे उसमें हम इन सब बातों को प्रमुखता से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक जुड़े रहिएगा हमारे सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू।